Hello everyone, welcome back to all of you once again our channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। चैप्टर 7 CRPC हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट पार्ट ए, बी एंड पार्ट सी। सो नाउ वी हैव टू कंटिन्यू पार्ट डी, मिसलेनियस। प्रकीर्ण, इसमें हमारे सेक्शन 102 से 105, धारा 102 से धारा 105 तक। इन शॉर्ट से एक बार सेक्शंस को देख लेते हैं। धारा 102 जो है ये कुछ संपत्ति को सीज करने की पुलिस ऑफिसर की शक्ति को बताती है, ठीक है। और धारा 103 वारंट के बिना तलाशी की बात करती है। इसमें कोई मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी करने के बजाय अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। और धारा 104 जो है ये कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं उसे इम्पाउंड करने की पावर देता है, ठीक है। धारा 105 ये आदेशिकाओं के बारे में वैधानिक व्यवस्था का प्रावधान करती है। इन धाराओं को आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं धारा 102, ये कुछ संपत्ति को सीज करने की पुलिस ऑफिसर की शक्ति को बताती है, ठीक है। देखिए, सर्च वारंट और धारा 165, 166, 153 से अलग किसी चीज को सर्च और सीज करने की जो प्रावधान है वो दिए गए हैं धारा 102 में। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस ऑफिसर की शक्ति। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी, देखिए यहाँ वर्ग नहीं बताया गया है कि सीनियर है या जूनियर है, ठीक है। एनी पुलिस ऑफिसर की बात की गई है कि आप ऐसी संपत्ति को जिसके बारे में आपको सूचना मिलती है या आपको डाउट है, आप ऐसी संपत्ति को जिसके बारे में आपको सूचना मिलती है या आपको डाउट है कि ये चोरी की संपत्ति है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसी संपत्ति को सीज कर सकते हो। ये तो हुई पहली बात। अब आगे क्या कहता है कि या जिन परिस्थितियों में वो संपत्ति मिली है उससे देखकर डाउट होता है कि इससे कोई अपराध किया गया है, ठीक है, किसी अपराध के किए जाने का संदेह है, तो आप ऐसी संपत्ति को भी सीज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई तलवार खून से लथपथ पड़ी है, ठीक है, तो उसे देखकर क्या लगेगा कि किसी ऑफेंस में इसका यूज किया गया है, कि किसी ऑफेंस से इसका कनेक्शन है, तो पुलिस ऑफिसर धारा 102 के तहत ऐसी वस्तु को सीज कर सकता है। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिए आप। पहला, स्टोलन प्रॉपर्टी होने का डाउट है तो वो सीज कर सकता है। दूसरा, जिन परिस्थितियों में वो संपत्ति उसको मिली है उससे डाउट है कि कोई अपराध किया गया है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर ऐसी संपत्ति को सीज कर सकता है। अब यहीं से एक सवाल उठता है कि ये जो धारा 102 की उपधारा 1 में किसी संपत्ति वर्ड यूज किया गया है, तो क्या पुलिस ऑफिसर को धारा 102 के तहत अचल संपत्ति को भी सीज करने का राइट होगा या नहीं? तो एक केस देख लेते हैं। नवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये मुद्दा उठाया गया, क्या अचल संपत्ति धारा 102 में किसी संपत्ति में कवर होती है या नहीं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने बहुमत के फैसले से ये माना था कि जांच के दौरान पुलिस ऑफिसर के पास अचल संपत्ति को जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। तो अपील में सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को यह फैसला सुनाया कि आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस ऑफिसर किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता, लेकिन चल संपत्ति को फ्रीज करने पर कोई रोक नहीं है। धारा 102 को लेकर 3 जजों की सहमति से फैसला सुनाया गया। तो कुछ कारणों से धारा 102 अचल संपत्ति को अपने दायरे में शामिल नहीं करती है। 2 पॉइंट्स पढ़े थे हमने। पहला, जो चोरी हुई यह संदिग्ध हो सकती है, ठीक है। दूसरा, जो किसी अपराध से जुड़ी होने का संदेह करने वाली परिस्थितियां पैदा करती है। पुलिस ऑफिसर को पावर दे दी गई कि आप ऐसी संपत्ति को सीज कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही आती है कि अचल संपत्ति तो चोरी की डेफिनेशन में ही नहीं आती। चोरी की जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वहां पर तो चल संपत्ति वर्ड यूज किया गया है।
अचल संपत्ति को एनेक्स या सील करने की पावर केवल चैप्टर 7A में दी गई कोर्ट को है। तो नवादा प्रॉपर्टीज का एक केस था। मैथ्स में भी अगर आप लिखना चाहें तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक केस और लिख लीजिए आप, तापस डी नियोगी का मामला है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तापस डी नियोगी, सुप्रीम कोर्ट केस 1999। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धारा 102 में जो संपत्ति वर्ड यूज किया गया है उसमें बैंक खाता भी शामिल है और इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो बैंक खाते को भी सीज कर सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और उठता है कि धारा 102 में एनी ऑफेंस की जो बात की गई है, किसी अपराध वर्ड जो यूज किया गया है कि पुलिस ऑफिसर ऐसी संपत्ति को भी सीज कर सकता है जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिससे किसी अपराध के किए जाने का संदेह है। तो प्रश्न क्या है कि क्या पुलिस ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है जिसके बारे में उसे नॉन कॉग्निजेबल होने का डाउट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेमीचंद जैन का एक केस है, उसमें किसी अपराध वर्ड को स्पष्ट किया। नेमीचंद जैन वर्सेस सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड लैंड कस्टम 1963 CRLJ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अपराध का मतलब ये नहीं है कि आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी चीजों को जब्त कर लें, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को विवेचना करने की कोई पावर ही नहीं है, उसमें तो वो केवल NCR ही लेखबद्ध करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर किसी अपराध का मतलब है कि जिन अपराधों में पुलिस विवेचना करने को सक्षम है उन्हीं अपराधों से संबंधित वस्तुओं को वो धारा 102 के तहत सीज कर सकती है। तो ये कुछ केस लॉज थे। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। सबसेक्शन फर्स्ट हमारा हो गया था, जब्ती तो कर ली गई। अब रिपोर्ट किसको दी जाएगी ये बताता है सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। दो जगह रिपोर्टिंग बताई गई है। देखते सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर सीज करने वाला पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट है, किसके सबॉर्डिनेट है? थाने के भारसदक अधिकारी के वो अधीनस्थ है, तो वो जब्ती की रिपोर्ट किसको देगा? वो उसी थाना इंचार्ज को जब्ती की रिपोर्ट देगा। सबसेक्शन 3 देखते हैं। ये इंसर्ट किया गया था CRPC अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। ये कहता है कि उपधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला हर एक पुलिस ऑफिसर, सबसेक्शन फर्स्ट के अधीन जिस भी पुलिस ऑफिसर ने जब्ती की थी वो जब्ती की रिपोर्ट किसको देगा? तो वो जब्ती की रिपोर्ट ज्यूरिसडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को देगा। ऑलराइट, अब देखिए ये तो पता चल गया कि जब्ती की रिपोर्ट किसको देनी है, मगर जनरल रूल क्या है कि पुलिस ऑफिसर को जब्त चीजों को कोर्ट के सामने लेकर जाना है और जब्ती की रिपोर्ट भी देनी है। लेकिन सबसेक्शन 3 जो है ये 3 ऐसी परिस्थिति बताता है जब पुलिस ऑफिसर को पेश करने से छूट दे दी गई है। 3 परिस्थिति है। पहली परिस्थिति ये है कि जहां सीज की हुई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे इजीली कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। दूसरी परिस्थिति क्या है? जहां उस संपत्ति की कस्टडी के लिए कोई उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। तीसरी परिस्थिति क्या है? जहां इन्वेस्टिगेशन के लिए उस संपत्ति को लगातार पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी नहीं है। तो ये 3 ऐसी परिस्थिति हैं जब पुलिस ऑफिसर को सीजिंग प्रॉपर्टी को कोर्ट के सामने पेश करने से छूट मिलती है। तीनों परिस्थिति याद रखें आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, पहली परिस्थिति जहां सीज की हुई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे इजीली कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। दूसरी, जहां संपत्ति की कस्टडी के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई आती है। तीसरी, जहां इन्वेस्टिगेशन के लिए संपत्ति को लगातार पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी नहीं है। तो अगर ये कोई भी परिस्थिति आती है तो पुलिस ऑफिसर को जब्त संपत्ति को कोर्ट के सामने पेश नहीं करना है। तो अब क्या किया जाएगा उस प्रॉपर्टी का? वो जो पुलिस ऑफिसर है उस संपत्ति को किसी व्यक्ति की कस्टडी में दे देगा और उससे एक बॉन्ड भरवा लेगा कि जब भी न्यायालय को जरूरत पड़ेगी, जब भी मंगाया जाएगा तो तुम कोर्ट के सामने उस संपत्ति को पेश करोगे। और अगर उस संपत्ति को डिस्पोजल ऑफ करने की बात आती है तो कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। ओके, अब इसमें एक प्रोविजो दे रखा है वो भी देख लेते हैं। ये इंसर्ट किया गया था CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। तो प्रोविजो कहता है कि सबसेक्शन फर्स्ट में आपने जिस भी प्रॉपर्टी को सीज किया था, जिस भी प्रॉपर्टी को सीज किया वो कैसी है?
स्पीडी और डी के नेचर की है। उसका नेचर ऐसा है जो 6 सील है और 102 के तहत पुलिस ऑफिसर ने उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। अब प्रॉपर्टी तो जल्दी खराब हो जाएगी, जैसे दूध का टैंकर है, दूध जल्दी खराब हो जाता है, फल सब्जियां वगैरह हैं, ठीक है। और उस संपत्ति का स्वामी जो है वो अज्ञात है, अननोन है, पुलिस को पता ही नहीं किसकी प्रॉपर्टी है, इसका स्वामी कौन है। या अगर पुलिस ऑफिसर को पता है कि भाई किसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस स्वामी का ये नहीं पता चल रहा कि भाई वो है कहाँ पर, अनुपस्थित है वो। और संपत्ति कैसी है, उसका मूल्य है 500 रुपए से कम। देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला, संपत्ति कैसी है, स्पीडी और डी के नेचर की है, जल्दी खराब हो जाएगी। दूसरी बात, संपत्ति का स्वामी जो है वो अननोन है, नहीं पता कि संपत्ति का स्वामी कौन है। तीसरी बात, अगर पता है कि स्वामी कौन है लेकिन ये नहीं पता कि वो है कहाँ पर। चौथी बात, संपत्ति का जो मूल्य है वो है 500 रुपए से कम। तो अब क्या होगा, वो पुलिस अधीक्षक जो है वो उस संपत्ति को नीलामी के द्वारा बेचने का आदेश दे देगा और उसकी बिक्री से जो भी पैसा मिलेगा वो धारा 457 और 458 में बताए गए तरीके से ही प्रोसीड किया जाएगा। धारा 457 और 458 के प्रोविजंस उस पर अप्लाई होंगे। ठीक यही बात धारा 459 भी कहती है। देखिए यहाँ पर तो पुलिस अधीक्षक की बात की गई थी कि नीलामी द्वारा बिक्री का आदेश दे देगा। धारा 459 क्या कहती है, धारा 459 जिस मजिस्ट्रेट को संपत्ति की जब्ती रिपोर्ट दी गई थी उसको ये पावर देती है कि वो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को, कैसी संपत्ति, जिसका स्वामी अज्ञात है, अनुपस्थित है और संपत्ति कैसी है, स्पीडी और डी के नेचर की है, मूल्य कितना है, 500 रुपए से कम है, और मजिस्ट्रेट का ओपिनियन ये है कि उस संपत्ति को बेचने से उसके स्वामी को फायदा होगा, तो वो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी बिक्री का आदेश दे सकता है और उससे जो भी पैसा मिलेगा धारा 457 और धारा 458 के प्रोविजंस उस पर अप्लाई होंगे। तो ये देख लेते हैं अब धारा 457 और धारा 458 क्या कहती है। धारा 457 जो है ये उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ के बारे में प्रावधान करती है जो पुलिस ऑफिसर द्वारा जब्त की गई है। अब जब्ती रिपोर्ट तो दे दी पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि वो मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी के डिस्पोज ऑफ का आदेश दे देगा, या अगर ये पता है कि भाई किसी व्यक्ति का इस प्रॉपर्टी पर कब्जा है तो ये आदेश दे देगा कि भाई इसी व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाए, और अगर नहीं ऐसा व्यक्ति मिलता तो क्या आदेश देगा कि इस प्रॉपर्टी को कस्टडी में रखा जाए और कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए। इसकी उपधारा 2 कहती है कि अगर ये पता है कि किसकी संपत्ति है तो मजिस्ट्रेट कुछ शर्तों पर उसे वो संपत्ति देने का आदेश दे देगा, और अगर नहीं पता कि संपत्ति है किसकी तो उस संपत्ति को डिटेन किया जाएगा और एक उद्घोषणा जारी कर दी जाएगी कि भाई जिसकी भी ये प्रॉपर्टी है, जिसकी भी ये संपत्ति है, वो 6 महीने के अंदर आए और अपना दावा प्रस्तुत करे। और धारा 458 कहती है कि अगर 6 महीने के अंदर उस संपत्ति का कोई भी दावेदार नहीं हाजिर होता तो मजिस्ट्रेट ये आदेश दे देगा कि स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे, उसको बेच दे। तो जब भी आप धारा 102 को पढ़ें तो इसके प्रोविजंस के साथ धारा 457 और धारा 458 को भी पढ़ें, ठीक है। तो ये धारा 102 के साथ पढ़े हमने ये धाराएं। अब आते हैं धारा 103 पर, वारंट के बिना तलाशी का प्रावधान करती है। धारा 103 में मजिस्ट्रेट को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो अपनी उपस्थिति में किसी भी जगह की तलाशी का निर्देश दे सकता है। मतलब कोई मजिस्ट्रेट है वो तलाशी वारंट जारी करने की बजाय अपनी उपस्थिति में भी तलाशी का निर्देश दे सकता है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, तलाशी वारंट जारी करने को सक्षम होना चाहिए। ये थी धारा 103। और धारा 104 जो है ये कोर्ट को पावर देती है कि आपके सामने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या चीज पेश किया जाता है तो आप उसको इम्पाउंड कर सकते हैं। मतलब कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है या जो भी चीज है ये इम्पोर्टेंट है और कल को एविडेंस के रूप में इसको यूज में ला सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसको इम्पाउंड कर सकता है। ये थी धारा 104। अब आते हैं धारा 105 पर। आज का लास्ट सेक्शन है, ये आदेशिकाओं के बारे में वैतिकारी व्यवस्था का प्रावधान करती है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस। पहले ये जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होते क्या हैं। वैतिकारी व्यवस्था मतलब आपसी व्यवस्था किस बारे में है,
समन और वारंटों के बारे में उन राज्यों के न्यायालयों के बीच आपसी व्यवस्था करना जिन पर सीआरपीसी अप्लाई होती है, और संविधाकारी राज्यों के न्यायालयों के बीच आपसी व्यवस्था करना। अब संविधाकारी राज्य कौन से होंगे, इनकी डेफिनेशन दे रखी है धारा 105A में। मतलब आउट ऑफ इंडिया किसी भी देश के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने संधि के जरिए या कैसे भी कोई व्यवस्था कर रखी है, उसको बोला जाएगा संविधाकारी राज्य। सबसेक्शन 1 कहता है कि जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय, किन राज्य क्षेत्रों की बात की जा रही है, जिन पर सीआरपीसी का विस्तार है, और धारा 105 में इनको बोला गया है आगे उक्त राज्य क्षेत्र। तो अगर वो कोर्ट ये चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी समन की या वारंट की तामीली या निष्पादन किया जाए, कहाँ पर, आउट ऑफ टेरिटरी या फिर आउट ऑफ इंडिया, 2 सिचुएशन बता दी गई हैं। समन कैसा होगा, चाहे अक्यूज की हाजिरी के लिए हो, चाहे डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए हो, और वारंट कैसा होगा, चाहे वो गिरफ्तारी करने के लिए हो, चाहे वो सर्च वारंट हो। 2 सिचुएशन दे रखी है, पहले देख लेते हैं। अगर कोर्ट ये चाहता है कि आउट ऑफ टेरिटरी उसे समन की तामीली की जाए या उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाए, तो कोर्ट को क्या करना होगा, वहां की कोर्ट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को वो 2 कॉपीज में उस समन या वारंट को भेज देगा, चाहे वो डाक के द्वारा भेजे या चाहे कैसे भी करके। सपोज दैट यूपी की कोर्ट ने कोई भी समन या वारंट इशू कर दिया और चाहती है कि हरियाणा की कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में इस समन की तामीली की जाए या इस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाए, तो क्या करना होगा, हरियाणा की कोर्ट का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो समन या जो वारंट है उसकी 2 कॉपीज भेजी जाएंगी वहां के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो जब इस तरीके से समन की तामील कर दी गई, तो धारा 68 के प्रोविजंस इस तरीके से अप्लाई होंगे कि जिस भी कोर्ट को वो समन भेजा गया है, किसको भेजा हमने, हरियाणा की कोर्ट को भेजा है, तो उसका जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो उक्त राज्य क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है, इस तरीके से माना जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी वो देख लेते हैं। वो कोर्ट ये चाहती है कि आउट ऑफ इंडिया उस समन की तामीली की जाए या उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाए। मतलब कोई अदर कंट्री है और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही कोई व्यवस्था बना रखी है, कोई संधि कर रखी है, जिसको क्या बोला जाता है, संविधाकारी राज्य है। जैसे इंडिया ने कर रखी है कोई संधि किसके साथ, जैसे दुबई के साथ कर रखी है, बांग्लादेश के साथ कर रखी है, तो इनको संविधाकारी राज्य बोला जाता है। देखिए, जब आउट ऑफ टेरिटरी की बात की जा रही थी तो आप डायरेक्टली वहां की कोर्ट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को समन और वारंट की कॉपीज भेज रहे थे, लेकिन जब बात आती है आउट ऑफ इंडिया की तो आप डायरेक्टली वहां की कोर्ट, मजिस्ट्रेट या फिर जज को नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी स्पेसिफाई कर रखी है, उसको समन और वारंट की कॉपीज भेजी जाएगी, ध्यान रखें आप। तो ये तो था सबसेक्शन 1। यहाँ उक्त राज्य क्षेत्रों के न्यायालय ने समन या वारंट जारी किया था, भेजा किसको गया था, आउट ऑफ टेरिटरी भेजा गया था और आउट ऑफ इंडिया। अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था तो धारा 80 और धारा 81 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, और अगर सर्च वारंट जारी किया गया था तो धारा 100 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी धारा 105। चैप्टर 7 आज हमारा कंप्लीट हुआ।